हेलो फ्रेंड्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 9 का एक और टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस देखने वाले हैं। ये आप लोगों के डेली लाइफ वाला स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिक्स का स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है इसको समझने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझना जरूरी है। बट आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेफिनेशन याद रखना है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला याद रखना है, इसका एसआई यूनिट याद रखना है और इसका डायमेंशन फार्मूला याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अ बॉडी गेट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज होता है, उसका शेप साइज जो भी चेंज होता है उसमें चेंज जरूर होता है। देन एट ईच सेक्शन ऑफ द बॉडी एन इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन इज सेटअप, तब क्या होता है जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर में, उस बॉडी के अंदर के प्रत्येक सेक्शन पर, हर सेक्शन पर, हर पार्ट में एक इंटरनल फोर्स क्रिएट हो जाता है। एक इंटरनल फोर्स क्रिएट हो जाता है जो कि क्या करता है, हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का, हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स का क्या करता है, वो रिएक्ट करता है या अपोज करता है। विच टेंस टू रिस्टोर द बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट, और यही फोर्स जो है, यही इंटरनल फोर्स जो है उस बॉडी को उनकी पुरानी वाली अवस्था में अर्थात ओरिजिनल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। ओके, तो इसी के बेस पर हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड इन द बॉडी। जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है, ये रीस्टोरिंग फोर्स जो है इक्वल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, किसके, अप्लाइड फोर्स के। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है किसी भी बॉडी के अंदर में होता है तो जो यूनिट एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो आई होप ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये इसका डेफिनेशन है और यहाँ पर ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ। आइए आगे देखते हैं। इफ F is the force applied normal to the cross section and A is the area of the cross section of the body। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसमें उस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक अप्लाइड फोर्स है F और उस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A। तब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर लिख सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। और स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है। स्ट्रेस को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जहां पर ये एफ जो है अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है और अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है या फिर रिस्टोरिंग फोर्स भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है यूनिट एरिया में वो होता है, बट यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स भी हो सकता है और अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इफ एफ इज द अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, तो इस वर्ड से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और किसी किसी बुक में यहाँ पर अप्लाइड फोर्स लिखा रहता है तब भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ स्ट्रेस क्या होता है, जो बॉडी के अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है यूनिट एरिया में, उसका रेशियो जो होता है वो स्ट्रेस होता है। और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है और अप्लाइड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो इसलिए ये अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स भी लिख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस की। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा,
एफ का मतलब होता है न्यूटन और ए का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग एसआई यूनिट तो पास्कल होता है, एसआई यूनिट पास्कल होता है, और 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी को लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर के पावर में -2 हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है यूनिट ऑफ स्ट्रेस। ये वही यूनिट है जो प्रेशर का होता है। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने तो प्रेशर का डेफिनेशन पढ़ रखे हैं कि F/A होता है, और यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A, और इसका यूनिट भी प्रेशर के जैसा बता रहे हैं। प्रेशर का भी पास्कल होता है, इसका भी वही होता है। और अगर हम लोग डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो स्ट्रेस का भी वही डायमेंशन फार्मूला है और प्रेशर का भी वही डायमेंशन फार्मूला होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद अभी इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे, प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में। वैसे यहीं पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं प्रेशर इज इक्वल टू F/A होता है, यहाँ पर F/A होता है, बट यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है किसी भी बॉडी के क्रॉस सेक्शन एरिया पर एक यूनिट एरिया में अप्लाइड फोर्स है। क्या है? अप्लाइड फोर्स है। जबकि स्ट्रेस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जो है अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस फोर्स की जगह पर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कंसिडर करते हैं, लेकिन प्रेशर में नॉर्मल अप्लाई किया हुआ फोर्स को ही कंसिडर करते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और क्या क्या डिफरेंस है, चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में। चलिए, ये है प्रेशर और इधर लिए है स्ट्रेस। तो प्रेशर क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इन यूनिट एरिया। जबकि स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स इन यूनिट एरिया। जैसे कि ये एक बॉडी ले लिए हैं और यहाँ से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अप्लाइड फोर्स है, और यहाँ पर ये वाइट कलर का जो एरो दिख रहा है ये इस बॉडी के अंदर का क्रिएट वाला फोर्स है, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ये वाला जो फोर्स है ना, इस बॉडी को रीस्टोर करने का प्रयास कर रहा है, तो इसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स बोल देता हूँ। तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है सिग्मा इज इक्वल टू F/A, जहाँ पर ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड है। जबकि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स का यूनिट एरिया के साथ जो रेशियो है वो क्या होता है? प्रेशर होता है। P इज इक्वल टू F/A। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेशर एक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। प्रेशर क्या होता है? हम लोग किसी बॉडी के एक सरफेस एरिया के यूनिट सरफेस एरिया में अप्लाइड फोर्स की है, और ये हमेशा इस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो है परपेंडिकुलर भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। किसके? सरफेस एरिया के। जैसे कि इस यहाँ पर मैं एक फोर्स अप्लाई किया हूँ, तो ये जो बॉडी है इस बॉडी के ऊपर इस सरफेस में, इस सरफेस में, इस सरफेस में सभी डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट हो सकता है। इसके अंदर में इंटरनल फोर्स क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसके पैरेलल है। इस वाले सरफेस में ये वाला अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन क्या है? ये है। और इस वाले सरफेस में जो इंटरनल फोर्स क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन भी यही है। तो ये दोनों फोर्स पैरेलल हुए ना। और इस वाले सरफेस में भी अंदर से एक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना इसके। ठीक है, तो यहां पर इसी को बोला जा रहा है स्ट्रेस एक्ट परपेंडिकुलर पैरेलल टू द सरफेस एरिया। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर में जो रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, या फिर कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। इसका इफेक्ट जो है सभी बॉडी के हर एक पार्ट पर पड़ता है ना। तो ये हर एक पार्ट पर एक फोर्स क्रिएट करता है अपने आप को रीस्टोर करने के लिए, अपने ओरिजिनल स्टेट को पाने के लिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब आप लोग समझने का प्रयास करिए, है ना। नेक्स्ट डिफरेंस है इट कैन मेजर बाय प्रेशर गेज डिवाइस। प्रेशर को मेजर करने का जो डिवाइस आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर गेज। जबकि स्ट्रेस को मेजर करने का किसी भी प्रकार का डिवाइस नहीं आता है। प्रेशर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रेशर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और
जीरो भी हो सकता है। प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर किसी भी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स के कारण होता है। स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर, जबकि स्ट्रेस जो है इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उस वजह से इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस ड्यू टू प्रेशर, स्ट्रेस की वजह से प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज कंप्रेसिव। जो प्रेशर होता है ये कंप्रेसिव होता है। कंप्रेसिव होने का मतलब ये है ये बॉडी को क्या करता है, कंप्रेस करता है या उसके साइज को चेंज करता है। इट इज टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शेयरिंग। और जबकि इस बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है उस वजह से ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि टेंसाइल का मतलब क्या है, कंप्रेसिव का मतलब क्या है और शेयर का मतलब क्या है। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सटर्नली डेवलप्ड। इस किसी भी बॉडी में जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसके थ्रू इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, अर्थात प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नली डेवलप होता है। वहीं स्ट्रेस क्या होता है, जब हम लोग अब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर में किसी भी बॉडी के अंदर में एक फोर्स क्रिएट होता है, उस वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो स्ट्रेस होता है ये कैसा होता है, इंटरनली डेवलप्ड होता है। प्रेशर को पी से डिनोट करते हैं और स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो आई होप अब आप लोगों को प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। हालांकि यहाँ पर स्ट्रेस का और प्रेशर का जो यूनिट है और डायमेंशन फार्मूला है सेम है, बट दोनों में जो माइनर डिफरेंस है वो मैं क्लियर करवा दिया हूँ। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर स्ट्रेस के फार्मूला में जो एफ है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर में क्रिएट होता है, जबकि यहाँ पर प्रेशर में जो एफ होता है ये अप्लाइड फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के सरफेस के नॉर्मल होता है या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस की, कितने प्रकार के स्ट्रेस जो है पॉसिबल है। तो स्ट्रेस जो है मेनली टू टाइप से होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और सेकंड होता है शेयरिंग स्ट्रेस, या इसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। अब जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको फिर से टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और सेकंड है वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर इसी को बल्क स्ट्रेस कहा जाता है। इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है इसको फिर से टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेस और सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के अंदर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है। A cylinder or any body is stretched by two equal forces applied normal to its cross section area। जब भी इक्वल मैग्नीट्यूड वाला फोर्स जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, इस फोर्स को अप्लाई किया जाता है किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी या किसी भी शेप का बॉडी हो, अर्थात इस फोर्स के द्वारा उस बॉडी को क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। और कैसे इस फोर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, उस बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। देन द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तब उस बॉडी में क्या हो जाता है, जिस पॉइंट पर, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, यूनिट एरिया पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अंदर, बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है यूनिट एरिया में। तो उसी को क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है। अब इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो टेंसाइल स्ट्रेस एक प्रकार का रिस्टोरिंग फोर्स है जो कहाँ पर सेटअप होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में सेटअप होता है किसी भी बॉडी के अंदर में। और कब होता है, जब उस बॉडी का लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इस प्रकार से इस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है। और टेंसाइल स्ट्रेस का कॉज क्या है, कारण क्या है, तो वो है स्ट्रेच्ड फोर्स के कारण। क्योंकि किसी भी बॉडी में जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाते हैं 2 पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया में,
तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। मतलब वहां पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो कैसा फोर्स होता है, स्ट्रेच्ड फोर्स होता है। तो यदि आप लोग को टेंसाइल स्ट्रेस का यदि कॉज पूछे कि कारण क्या है टेंसाइल स्ट्रेस का, तो बोल देना स्ट्रेस फोर्स है। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें, केबल ऑफ क्रेन, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा क्रेन के द्वारा बहुत सारे हैवी बॉडी या हैवी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है। तो वहां पर क्रेन में जो केबल यूज होता है, तो जैसे ही भारी ऑब्जेक्ट को केबल के द्वारा उठाया जाता है तो केबल में क्या प्रोड्यूस होता है जी, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जिसके चलते उसके लेंथ में क्या होती है, चेंजेस आती है। चलिए इन सभी पॉइंट्स को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब इस बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। कौन कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाते हैं और इस पॉइंट पर एक फोर्स लगाते हैं, और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। सॉरी फॉर दैट, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इस फोर्स को अप्लाई करने से इस बॉडी के ऊपर ये बॉडी क्या हो जाता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है, जिससे कि इसका लेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है या इसके लेंथ में चेंज आ जाता है। और इसके लेंथ में कितना चेंज आता है, तो पहले ही इसकी लेंथ जो है इतनी थी, अब कितना चेंज आ गया है, तो इसके लेंथ में इतना चेंज आ गया है। इस चेंज को हम लोग डेल एल बोलते हैं। और पहले इसका लेंथ कितना था, एल था, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ इसका हो जाएगा एल प्लस डेल एल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच्ड फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी की लेंथ में कितनी इंक्रीज हुई, यहाँ पर लिख दी है डेल एल, कितना हो जाती है, डेल एल। चलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इस टेंसाइल स्ट्रेस का सेकंड केस है। यहाँ पर हम लोगों ने रेक्टेंगुलर बॉडी ले रखे हैं जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल थी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले सरफेस को फिक्स कर देते हैं और इस वाले सरफेस एरिया पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। इस फोर्स की वजह से इस बॉडी का लेंथ भी इंक्रीज हो जाता है या लेंथ में चेंज हो जाता है। तो उस चेंज को हम लोग डेल एल कंसिडर कर लेते हैं और इसकी जो इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ है उसको हम लोग एल कंसिडर कर लेते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाती है, एल प्लस डेल एल हो जाती है। तो इस प्रकार के स्ट्रेस को क्या कहा जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है। और इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो इसको लिखा जाता है डेल टी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इज इक्वल टू डेल एल अपॉन ए। एफ अपॉन ये तो स्ट्रेस का डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन को हम लोग डेल एल अपॉन ए लिखते हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है। और टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। तो नाम से ही स्पष्ट है ये वाला जो स्ट्रेस है किस कारण से होता है, तो ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से होता है। और ये कैसा स्ट्रेस है, चलिए देखते हैं। इफ द सिलेंड्रिकल बॉडी और एनी बॉडी is compressed under the action of applied force, the restoring force per unit area is known as compressive force। जब भी किसी सिलेंड्रिकल बॉडी या किसी भी शेप के बॉडी के ऊपर जब हम लोग उस बॉडी को कंप्रेस करते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके, तो उसके अंदर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाता है उस बॉडी के यूनिट एरिया में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, या इस प्रकार के स्ट्रेस को हम लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस कहते हैं। चलिए इसी को दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं। इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस एक प्रकार का रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि किसी भी बॉडी के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होता है, सेटअप होता है, जिससे कि बॉडी का लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे बॉडी का डिक्रीज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में। तो इस प्रकार के स्ट्रेस को कहा जाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर याद रखिएगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है कैन आल्सो बी टर्म्स एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। दोनों ही किसका प्रकार है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का टाइप है। चलिए इस कंप्रेशनल स्ट्रेस को हम लोग डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इसका इनिशियल लेंथ को हम लोग एल कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके ऊपर कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, अर्थात इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स को अप्लाई करते हैं अंदर की तरफ।
तो इस बॉडी का जो लेंथ है पहले एल था, जैसे ही हम लोग इसके ऊपर कंप्रेशनल फोर्स अप्लाई किए इस बॉडी का लेंथ में चेंज हो गया। कितना चेंज हुआ? डेल एल चेंज हुआ। और चूंकि ये कंप्रेशनल स्ट्रेस है जिसमें लेंथ डिक्रीज होती है, तो इसका लेंथ जो है डिक्रीज होने के बाद कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका फाइनल लेंथ कितना हो गया? एल माइनस डेल एल हो जाएगा। मतलब एल में से हम लोग कितना सबस्ट्रेट कर देंगे? इतने को सबस्ट्रेट कर देंगे, तो हमको फाइनल लेंथ मिल जाएगा एल माइनस डेल एल। चलिए इसी को हम लोग सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसमें भी हम लोग कंप्रेशनल फोर्स लगाते हैं, अर्थात दोनों डायरेक्शन से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में 2 इक्वल अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। पहले इसका लेंथ एल था, ये कंप्रेशनल फोर्स लगाने की वजह से इसके लेंथ में कितनी चेंजेस हुई? तो वो चेंज है डेल एल। तो इसका फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा? एल में से हम लोग कितना हटा देंगे? इस वाले भाग को हटा देंगे, अर्थात एल माइनस एल क्या हो जाएगा? इसका फाइनल लेंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस डायग्राम के थ्रू कंप्रेशनल स्ट्रेस को समझ सकते हैं। कंप्रेशनल स्ट्रेस को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है सिग्मा सी इज इक्वल्स टू, ये तो स्ट्रेस का ही डेफिनेशन है, एफ अपॉन ए, लेकिन कंप्रेशनल स्ट्रेस को डेल एल अपॉन ए लिखा जाता है। और याद रखिएगा कंप्रेशनल स्ट्रेस को सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, जबकि टेंसाइल स्ट्रेस को सिग्मा टी से। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा था टेंसाइल स्ट्रेस, जिसका डेफिनेशन मैथमेटिकल फार्मूला एफ ए अपॉन डेल एल अपॉन ए देखे थे। और यहाँ पर हम लोग कंप्रेशनल स्ट्रेस का भी फार्मूला वहीं देख रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, बट कंप्रेशनल और टेंसाइल स्ट्रेस में डिफरेंस ये है कि टेंसाइल में यहाँ पर चेंज इन लेंथ अर्थात लेंथ में इंक्रीज, कंप्रेशनल स्ट्रेस में चेंज इन लेंथ मतलब यहाँ पर चेंज इन लेंथ का मतलब है लेंथ में डिक्रीज। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर हम लोग कॉजेस की बात करें कि कंप्रेशनल स्ट्रेस का कारण क्या है, तो बॉडी के ऊपर जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं वो कौन सा फोर्स होता है? कंप्रेशनल फोर्स होता है। इसकी वजह से हम लोग को कंप्रेशनल स्ट्रेस मिलता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें कंप्रेशनल स्ट्रेस की, तो जितने भी मटेरियल हैं जो क्या हो जाते हैं? फ्रैक्चर रहते हैं, तो ये सभी कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से पॉसिबल होता है। और जितने भी ब्राइटल मटेरियल होते हैं या ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? कंप्रेशनल स्ट्रेस के एग्जाम्पल होते हैं। इसको कुछ लोग ब्राइटल रीड करते हैं और कुछ लोग ब्रिटल रीड करते हैं। और ब्रिटल का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जो भंगुर नेचर का होता है, जिसमें भंगुरता पाई जाती है, जो भंग हो जाता है थोड़ा सा कंप्रेस अप्लाई करने पर या फोर्स अप्लाई करने पर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिक या फिर इसी को हाइड्रोस्टैटिक कहा जाता है या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहा जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स दैट द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। किसी भी बॉडी के ऊपर जब उस बॉडी के सभी डायरेक्शन में या सभी तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उस बॉडी के ऊपर, उस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर क्यूब ले रखे हैं। इस क्यूब में क्या करते हैं? सभी डायरेक्शन से, इधर से इधर, इधर इधर, सभी डायरेक्शन से हम लोग इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं एफ। तो इस फोर्स को अप्लाई करते हैं। पहले इसका वॉल्यूम कितना था? V, और ये वाला फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसका वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है। और इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है? डेल V चेंज होता है। तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V में से डेल V सबट्रैक्ट कर देंगे और यही इसका क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोलिक या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसी को अगर हम लोग स्फेरिकल बॉडी के लिए समझें तो कंसीडर कर लेते हैं ये एक बॉडी है स्फेरिकल शेप का। इसके ऊपर सभी डायरेक्शन से अगर हम लोग इक्वल फोर्स लगाएं तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जिससे कि इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। पहले इसका वॉल्यूम V होता है और उसके बाद इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होता है? डेल V चेंज होता है। फिर इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? V माइनस डेल V हो जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार इस बॉडी का भी यही केस है। बॉडी का शेप कुछ भी रहे,
वॉल्यूमेट्रिक स्पेस स्ट्रेस का मतलब है कि सभी डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगने की वजह से उसका वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाना। वॉल्यूम का क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना। डेल वी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू डिक्रीज हो जाना। तो इस प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं रो ए सिग्मा एच इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, जहाँ पर एफ अपॉन ए नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन है, बट यहाँ पर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और हाइड्रोलिक स्ट्रेस को सिग्मा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको डेल वी अपॉन ए के इक्वल लिखते हैं, जहाँ पर डेल वी जो है चेंज इन वॉल्यूम है, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में वॉल्यूम का जो चेंज होता है कैसा चेंज होता है? ये डिक्रीज होता है। और यदि हम लोग कॉजेस की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब यहाँ पर जो फोर्स काम करता है ये सभी फोर्स क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के चारों तरफ सभी डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर सेम फोर्स या इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाइड करता है या लगाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटरिंग। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटरिंग। जैसे कि इन बॉडीज़ को, जैसे कि एक बॉडी है मेरे पास और जैसे ही मैं इसको फ्लूइड में क्या कर देता हूँ? इमर्ज करा देता हूँ, तो ये वाटर क्या करेगा या फ्लूइड क्या करेगा? इसके ऊपर हर एक डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। तो इस प्रकार इस बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहेंगे। A solid body under a stress normal to the surface at every point, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा, जब किसी बॉडी को हम लोग फ्लूइड में इमर्ज करते हैं तो सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स वर्क करता है। इसी वजह से इस बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डेल वी अपॉन वी बट देयर इज नो चेंज इन शेप। और अगर हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो ये क्या होता है? वॉल्यूम में जो चेंज होता है और जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पर आ गया तो मैं बता दिया हूँ कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, बट यहाँ पर जो बॉडी है उसके शेप में कोई चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और वही चीज़ यहाँ भी होता है, जब किसी बॉडी को हम लोग वाटर में या किसी भी फ्लूइड में उसको इमर्ज करवाते हैं तो यहाँ पर फोर्स तो सभी डायरेक्शन में इक्वल लगता है, मतलब यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक या हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, बट यहाँ पर बॉडी के शेप साइज में चेंज नहीं होता है। वो डिपेंड करता है बॉडी के नेचर के ऊपर, वो सॉलिड है, रिजिड है कि क्या है। आगे बात करते हैं हम लोग टेंसाइल टेंजेंशियल या इसी को शेयरिंग स्ट्रेस भी कहा जाता है। टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये क्या होता है देख लेते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज नोन एज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। तो जब किसी बॉडी के यूनिट एरिया में जब हम लोग टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के यूनिट एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, या उसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम लोग? शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। चलिए इसको इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका लेंथ हम लोग एल कंसिडर कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस छोर को या इस एंड को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर इधर फोर्स लगाते हैं और इस वाला जो एंड है इसके ऊपर इसी फोर्स के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाते हैं। तो इस बॉडी का जो शेप है वो कुछ ऐसा दिखने लगता है, अर्थात इस बॉडी का ये वाला जो एंड है वो यहीं पर रहता है और ये वाला जो डिस्प्लेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर हमको एक एंगल मिलने लगता है थीटा, और यहाँ पर ये वाला जो एंड है, सेकंड एंड है, ये कितना डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी हम लोग को क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है और इस पॉइंट का ये जो एंड पॉइंट है इसमें हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है डेल एक्स। इसी प्रकार इस एग्जांपल में भी हम लोग को यही चीज़ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो
इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इस बॉडी के यूनिट एरिया में अंदर में जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, इसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल बनता है। यहाँ पर भी इस अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पर थीटा एंगल बनता है, इसीलिए इसको टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है। और टेंजेंशियल का मतलब होता है हिंदी में स्पर्शज्या, मतलब एक ऐसा फोर्स जो इसके सरफेस को टच करते हुए जाए, इस प्रकार का फोर्स लगाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी के यूनिट सरफेस एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, उसी को क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाता है। शेयरिंग स्ट्रेस ऑन सिलिंड्रिकल डिफॉर्मिंग इट बाय एंगल थीटा, वो यही चीज है। इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और चूंकि यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं इसलिए इसको सिग्मा एस लिखते हैं। और स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है एफ अपॉन ए, और यहाँ पर इसको हम ये शेयरिंग या टेंजेंशियल की बात हो रही इसलिए इसके लिए हम लोग स्ट्रेस के डेफिनेशन को लिखते हैं डेल एक्स अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अगर हम लोग कॉजेस की बात करें कि टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस का कारण क्या है, ये घटना घटित क्यों होता है, या बॉडी में शेयरिंग स्ट्रेस क्यों प्रोड्यूस होता है, तो उसका कारण है शेयरिंग फोर्स, या इसी को टेंजेंशियल फोर्स कहा जाता है। किसी भी बॉडी में जो फोर्स अप्लाई करते हैं ये कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, इस वजह से। और अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है सीजर फॉर कटिंग पेपर और प्लास्टिक। जब भी हम लोग सीजर का यूज़ करते हैं पेपर को काटने के लिए या प्लास्टिक को काटने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग को टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस देखने को मिलता है। एंड आल्सो वी यूज़ वेजिटेबल कटर फॉर द वेजिटेबल्स, ठीक है। और जो हम लोग वेजिटेबल को काटने के लिए कटर यूज़ करते हैं वो भी शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस का क्या है, एग्जाम्पल है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब्जी के ऊपर सीजर के द्वारा या किसी भी कटर के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। इस वजह से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और कौन सा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, अगर वो टेंजेंशियल फोर्स है तो शेयरिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ये तो हम लोग को पता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको अप्लाई करने पर किसी भी बॉडी का शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग को पता है। तो इस आधार पर स्ट्रेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ और डायमीटर प्रोड्यूस इन द बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो होता है। किसके किसके बीच का रेशियो होता है, जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जिस डायमेंशन में चेंज होता है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे उसका विड्थ हो, या फिर उसका रेडियस या डायमीटर हो, तो इसमें जो चेंज होता है और उसका जो ओरिजिनल डायमेंशन होता है, तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रेन कहा जाता है। तो इसी को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और स्ट्रेन को किससे डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है स्ट्रेन को। तो ये रहा स्ट्रेन का डेफिनेशन। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे कि चेंज इन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेफिनेशन लिखूं तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा, और ओरिजिनल डायमेंशन तो चेंज इन लेंथ का ओरिजिनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए ये क्या है, यूनिटलेस है। अब यहाँ पर कोई यूनिट ही नहीं है तो इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो ये डायमेंशनलेस भी होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मैं ये बता चुका हूँ इसको यहाँ पर। टाइप ऑफ स्ट्रेन, अब हम लोग स्ट्रेन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जिस प्रकार स्ट्रेन का टाइप देखे थे, स्ट्रेस का टाइप देखे थे, उसी प्रकार यहाँ पर स्ट्रेन का टाइप देखेंगे। तो स्ट्रेन जो है मेनली 3 टाइप से होता है, जो कि है फर्स्ट नॉर्मल स्ट्रेन, सेकंड होता है शियर स्ट्रेन, और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
और नॉर्मल स्टेन को टू टाइप से कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है लेटरल स्टेन और सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टेन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ एंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से उसका लेंथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो उसका जो लेंथ में चेंज होता है और जो ओरिजिनल लेंथ होता है, दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्टेन कहते हैं। सेकेंड होता है लेटरल स्टेन। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर ऑफ द बॉडी, या इसी को हम लोग डायमीटर की जगह पर रेडियस को भी डिफाइन कर सकते हैं। चेंज इन रेडियस एंड द ओरिजिनल रेडियस ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? जो डायमीटर में चेंज होता है और जो ओरिजिनल डायमीटर होता है, इसके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। या फिर किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो रेडियस चेंज होता है और उसका जो ओरिजिनल रेडियस होता है, इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है। और लेटरल स्ट्रेन को यहाँ पर अगर डायमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको एप्सिलॉन डी से डिनोट किया जाता है, और अगर हम लोग इसको रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मेरे पास ये एक बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर क्या करता हूँ? जब मैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई करता हूँ तब इसका क्या चीज़ चेंज होता है? तब इसका डायमीटर चेंज होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो स्ट्रेन है ये लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। और जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, तो इसका क्या चेंज हो जाता है? लेंथ चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वाले स्ट्रेन को मैं क्या बोलूँगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहूँगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है? वी होता है। जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसके वॉल्यूम में इतना चेंज होता है। चाहे ये रेक्टेंगुलर या फिर क्यूबॉइड हो या क्यूब हो या फिर स्फेरिकल बॉडी हो या किसी भी शेप का बॉडी हो, तो इसमें ये चीज़ होती है। तो याद रखना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो होता है, और इसको एप्सिलॉन वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शियर स्ट्रेन, या इसी को टेंजेंशियल स्ट्रेन कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच अ फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट टर्न ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो सिलेंड्रिकल बॉडी हो, चाहे रेक्टेंगुलर बॉडी हो, किसी भी शेप का बॉडी हो, जब उसके ऊपर हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाता है। टेंजेंशियल फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो जाता है? इसका एक एंड क्या होता है? फिक्स होता है, और दूसरा एंड क्या हो जाता है? थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है? डेल एक्स होता है। तब इस सिचुएशन में, इस केस में शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एल। एल यहाँ पर क्या है? ओरिजिनल लेंथ है, और जब हम लोग इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें चेंज कितना आता है? डेल एक्स आता है। तो चेंज कितना आया? डेल एक्स आया। पहले इसका टोटल लेंथ कितना था या ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल। तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? टेंजेंशियल स्ट्रेन कहा जाता है या शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाता है। और चूंकि यहाँ पर इस रेशियो को हम लोग थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर इसको टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर टेंजेंट प्रोड्यूस हो रहा है या थीटा एंगल बन रहा है। तो इस साइलोन को हम लोग टेन थीटा लिखते हैं, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू छोटा होने की वजह से इसको हम लोग थीटा के इक्वल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर किसी को डाउट हो रहा होगा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू हम लोग टेन थीटा ही क्यों लिए हैं, कॉस थीटा टेन थीटा ऐसा क्यों नहीं लिए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है डेल एक्स, ये चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाऊं इस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये जो है किस में फिट होता है? टेन थीटा में ही फिट होता है, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है? डेल एक्स होता है, और बेस का वैल्यू क्या होता है?
एल होता है। तो इस प्रकार से इस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन एल के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन कहा जाता है। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है थीटा का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। यहाँ पर थीटा डेल एक्स भी डिस्प्लेसमेंट शो करता है और थीटा भी डिस्प्लेसमेंट शो करता है, बट फर्क इतना है थीटा जो है इन दो पैरेलल लाइन के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ठीक है। और डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन के बीच, ठीक है। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है और डेल एक्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है, किसके किसके बीच, पैरेलल प्लेन के बीच। और थीटा क्या हो जाता है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है पैरेलल प्लेन के बीच में। तो आई होप ये स्ट्रेन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन्स दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ, स्ट्रेन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और शेयरिंग स्ट्रेस को या टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एस से डिनोट करते थे। और इसका डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते थे, यूनिट एरिया ए लिखते थे और चेंज क्या होता था, डेल एक्स होता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, शेयरिंग स्ट्रेस बोलते थे। बट यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन क्या चीज़ है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलता है थीटा, जिसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पैरेलल प्लेन बोलते हैं। तो इसके इक्वल होता है, ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। बट यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिलता है, डेल एक्स अपॉन एल मिलता है। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए टेन थीटा को लगभग थीटा के इक्वल लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन हम लोग को कुछ ऐसा मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है इलास्टिक लिमिट। तो इसको भी जान लेते हैं। वैसे अगर आसान भाषा में मैं बोलूं तो इलास्टिक लिमिट एक पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे ही उस पॉइंट को क्रॉस कर देंगे या फिर मैक्सिमम को और इंक्रीज कर देंगे तो वो बॉडी क्या हो जा सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसलिए मैं किसी भी बॉडी का जो मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट होता है उसी पॉइंट को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर जो लिखा है इसके द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे आसान भाषा में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सिंस अ स्मॉल लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वायर इट्स लेंथ इंक्रीज। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं ये एक स्मॉल वायर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जाते हैं इसके ऊपर। तो इसका लेंथ क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। इसका लेंथ क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। व्हेन द लोड इज रिमूव द वायर रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। और जब हम लोग इस लोड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तब इसका लेंथ क्या होने लगता है, फिर से डिक्रीज होने लगता है, मतलब अपनी पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करता है। बट इफ a sufficiently large force is suspended from the wire, it is found that the wire does not regain its original length after the load remove। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कितना लोड था इस वायर के ऊपर, 1 2 3। अब मैं इस लोड को बढ़ा देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं लोड को बढ़ा दिया हूँ। अब लोड को बढ़ाने से क्या होगा, इसका लेंथ इंक्रीज होगा। अब मैं लोड को वापस हटाऊंगा तो यहाँ पर लेंथ इसका वापस डिक्रीज नहीं होगा, मतलब अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादा लोड बढ़ा दिया हूँ इस वायर के ऊपर, ठीक है। तो ये घटना घटित होती है प्रैक्टिकली, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, तो इसी के आधार पर यहाँ पर मैं इलास्टिक लिमिट को आप लोग को समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट का हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट या इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल सकते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके अंदर जो बॉडी है उसके ऊपर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ना, तो उसको हटाने के बाद वो अपनी पुरानी अवस्था में ओरिजिनल स्टेट में या ओरिजिनल साइज एंड शेप में क्या होता है, वापस आ जाता है मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट की मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट तक, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट।
और यदि मैक्सिमम स्ट्रेस से ज़्यादा अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है। चलिए इसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास एक रबर है, अब इस रबर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में। अब फोर्स लगाता हूँ तो इस रबर का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अभी इसका लेंथ कितना था, अभी इसका लेंथ था 2 मीटर। अब इसको मैं स्ट्रेच किया हूं तो इसका लेंथ कितना हो गया, 4 मीटर। अगर मैं 4 मीटर से इसको ज़्यादा स्ट्रेच करूं, अगर मैं 4 मीटर से इसको ज़्यादा स्ट्रेच करूं तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा। तो 4 मीटर इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा। और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, इसका इलास्टिक लिमिट बोल देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इलास्टिसिटी ये रबर शो नहीं कर सकता है। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग हुक्स लॉ की बात करते हैं, उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात करेंगे। In 1679, Robert Hooke experimentally found that extension proportional to load. 1679 की बात है जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने प्रूफ किया था कि जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा लोड के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी इक्वेशन नंबर 1 को कहा जाता है हुक्स लॉ। और इसको उन्होंने प्रूफ करने के लिए एक स्केल ले रखा था और यहाँ पर एक बेस ले रखा था और इसमें उन्होंने एक स्प्रिंग रखा था और स्प्रिंग के ऊपर क्या रखा था, उन्होंने लोड रखा हुआ था। जैसे जैसे इस लोड के वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे थे, वैसे वैसे एक्सटेंशन का वैल्यू क्या होते जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अर्थात जैसे कि अगर मैं फर्स्ट लोड को इसके ऊपर डाला हूं तो ये कितना डिस्टेंस पर था, 3 सेंटीमीटर पर था। जैसे इसके ऊपर एक और लोड डाला हूं तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इसी प्रकार जितना लोड डालते जाते थे इस स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस होते जाता था, एक्सटेंशन इंक्रीज होते जाता था। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बोला, किसने, रॉबर्ट हुक ने, कि एक्सटेंशन जो होता है लोड के प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी थी। उन्होंने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस में उन्होंने दर्शाया लोड, अप्लाइड लोड। यहाँ पर जो लोड हम लोग अप्लाई किए जा रहे थे उसको उन्होंने एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट किया, और जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा था उस एक्सटेंशन को इन्होंने वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट किया। और उन्होंने देखा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जितना लोड इंक्रीज हो रहा था उतना एक्सटेंशन इंक्रीज हो रहा था यूनिफॉर्मली। इसलिए इन दोनों के बीच उनको क्या देखने को मिला, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिला। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था, रॉबर्ट हुक का। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कब किया था, 1679 में किया था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। किसकी बात करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। तो 1807 की बात है, 1807 की बात है जब थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट था। इन्होंने जो हुक्स का ऑब्जर्वेशन था उसी ऑब्जर्वेशन या उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। और इन्होंने अपना पहला स्टेटमेंट दिया था कि स्ट्रेन जो है किसके इक्वल होता है, एक्सटेंशन के। अर्थात किसी बॉडी में जितना हम लोग स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रेन का मतलब होता है विकृति या शेप और साइज में चेंज हो जाना, क्यों, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। तो किसी भी बॉडी में जितना चेंज होता है उसमें उतना ही एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। दूसरा स्टेटमेंट उनका ये था, किसी भी बॉडी में जितना हम लोग लोड डालते जाते हैं या जितना उसके ऊपर लोड अप्लाई करते जाते हैं तो उस बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। तो ये थॉमस यंग का क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं और इस स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन नंबर बी कंसीडर कर लेते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन नंबर ए एंड बी, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर ए और बी को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसका यूज करके, यूजिंग हुक्स लॉ। किसका यूज करके, यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स ने क्या बोला था, हुक्स ने बोला था कि
ये जो एक्सटेंशन है लोड के इक्वल था। जब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है या इक्वल है तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी क्या होंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे कि नहीं। तो यहाँ से स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसी को कहा जाता है, दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, या इसी को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ई को यहीं रखते हैं और इस स्ट्रेन को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिल जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। और अगर हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, और स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं 1 पास्कल को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 पास्कल को 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर न्यूटन मीटर -2 बोल सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं, स्ट्रेस का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट पास्कल होता है, और 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 न्यूटन पावर में -2 होता है, और 1 न्यूटन मीटर -2 इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो यही हो जाता है मीटर के पावर में -2। और अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है m, l के पावर में -1, t के पावर में -2। अब ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि किसी भी यूनिट से हम लोग डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये कितने टाइप से होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मेनली 3 टाइप से होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको किसी किसी बुक में y से डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में इसको गामा से डिनोट करते हैं। सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वो होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं इसके नोटेशंस की बात करूं तो किसी किसी बुक में इसको k से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड की बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसी को शियर मॉडुलस भी कहा जाता है। अगर इसकी मैं नोटेशंस की बात करूं तो किसी किसी बुक में इसको जी से डिनोट करते हैं और किसी किसी बुक में इसको ईटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये जो मैं सिंबल बनाया हूं इसको ईटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईटा कहा जाता है। तो याद रखिएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको शियर मॉडुलस के नाम से जाना जाता है, इसका नोटेशन हम लोग जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ईटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्क मॉडुलस को के और बी से डिनोट किया जाता है और यंग मॉडुलस को वाई या फिर गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, और बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे पूरी डिटेल में। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।